प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री बिहार झूठ बोलने आ रहे हैं, क्या आप झूठ सुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में मोतिहारी का दौरा करेंगे और करीब 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। रेलवे क्षेत्र में समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, दरभंगा थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर लाइन का डबलिंग प्रोजेक्ट जो कि 580 करोड़ रुपए का है। पटना में वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस सुविधा, भटनी छपरा ग्रामीण लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेड की सुविधा, दरभंगा नरकटियागंज लाइन डबलिंग जो कि 4,080 करोड़ रुपए की परियोजना है। 4 नई अमृत भारत ट्रेनें हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएंगी। सड़क क्षेत्र में आरा बाईपास का 4 लेन विस्तार, पररिया मोहनिया 4 लेन खंड का उद्घाटन, सरवई से चकाई खंड पर 2 लेन सड़क। IT और स्टार्टअप क्षेत्र में दरभंगा में नया STPI सेंटर, पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। मत्स्य पालन क्षेत्र में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत नई फिश हैचरी, बायोफ्लॉक यूनिट्स, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग आदि परियोजनाएं ये सब की जाएंगी। 400 करोड़ की राशि 61,500 स्वयं सहायक समूहों को, गृह प्रवेश योजना के तहत 12,000 लाभार्थियों को घर की चाबी, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 160 करोड़ 40,000 लाभार्थियों को। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी राज्य के लिए विकास योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष खासकर लालू यादव इसे राजनीतिक नौटंकी और झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए यह यात्रा और आरोप प्रत्यारोप बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT घोषित करने का स्वागत किया है। TRF ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में हुई आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। जयशंकर ने इसे भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस बात की पुष्टि की कि TRF पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET का ही एक मुखौटा संगठन है और उसे अब आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि यह हमला 2008 मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे बड़ा नागरिक हमला था। इसके साथ ही TRF को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। भारतीय दूतावास ने भी इस कदम को भारत अमेरिका के मजबूत आतंकवाद विरोधी संबंधों का प्रतीक बताया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत में कई जेलें गांधी परिवार का इंतजार कर रही हैं। शर्मा ने कहा, राहुल गांधी एक सांसद हैं, वे किसी मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की ED द्वारा जब्ती का हवाला देते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव में यही मुद्दा लेकर आती है कि हिमंता को जेल भेजा जाएगा, न कि रोजगार या संस्कृति जैसे गंभीर विषयों पर बात करती है। गोलपाड़ा के पाइकान रिजर्व फॉरेस्ट में हुई झड़प पर शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भूमि जिहादियों को उकसाया। झड़प के दौरान पुलिस पर पथराव और हमला हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस राहुल और खड़गे की भाषणों की जांच करेगी और यदि कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वो भी की जाएगी। हिमंता ने राहुल को विदेशी तत्व बताते हुए कहा कि वह जॉर्ज सोरोस के आदमी है और हर बार विदेश जाकर क्या क्या करते हैं यह स्पष्ट नहीं होता। राहुल ने 16 जुलाई को असम में एक रैली के दौरान शर्मा को भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था और कहा था कि कांग्रेस के शेर उन्हें जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम चुनाव में जीत दर्ज करेगी और लोगों को बदलाव जल्द दिखेगा। यह जुबानी जंग आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति को गरमा रही है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए X यानी ट्विटर पर लिखा, लगता है मोदी शाह की जोड़ी ने ED को कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई का मासिक कार्य सौंपा है। रॉबर्ट वाड्रा पर ताजा कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। ED ने शुक्रवार सुबह भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई। भूपेश बघेल के कार्यालय ने भी X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। तमनार में अडानी के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था, लेकिन साहब ने ED भेज दी। मार्च 2025 में ED ने बघेल और उनके बेटे के घर से 30 लाख रुपए भी जब्त किए थे, जो कथित रूप से शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले से
संबंधित थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी और हंगामा करने पर स्पीकर रमन सिंह ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। स्पीकर ने कहा 25 साल की परंपरा टूटी है, विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस जो कर्नाटक में कर रही है, आज पूरा देश उसी का अनुसरण कर रहा है। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद से जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं दी हैं, जैसे पेंशन, महिला एवं बाल विकास, वन अधिकार, खाद्य अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा दी गई 5 गारंटियां पूरे देश में अपनाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में। इसे उन्होंने कर्नाटक मॉडल बताया, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। पीपीआरआई महासचिव डी राजा ने कहा कि यह सब चुनाव से पहले किया गया चुनावी हथकंडा है। इतने सालों से वो क्या कर रहे थे, अब क्यों ये घोषणाएं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमने 22 साल पहले गरीबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की थी। अब वही बातें हो रही हैं, जैसे जाति जनगणना और आरक्षण पर। बिहार सरकार की योजना 1 अगस्त 2025 में बिहार में 1.67 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ अगले 3 सालों में घरों की छतों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना भी सरकार ने घोषित की है। बिहार की मुफ्त बिजली योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक ओर कांग्रेस इसे कर्नाटक मॉडल की सफलता बता रही है, वही विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कह रहा है। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बेखौफ 5 बदमाशों ने घुसकर वार्ड के अंदर जिस तरह चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला, उसके बाद से पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड के पीछे शेरू सिंह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अब इसी शेरू सिंह ने पप्पू यादव को एक धमकी भरा फोन करवाया है। पप्पू यादव ने खुद मीडिया के सामने ऐसा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले से दूर रहने की धमकी भी दी गई है। रांची के पिस्का मोड़ इलाके में एक परित्यक्त यानी छोड़े गए स्कूल भवन का हिस्सा ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार रात को हुआ, जब कुछ लोग इस पुराने स्कूल भवन में शरण लिए हुए थे। घटना के समय तीनों व्यक्ति इमारत के अंदर मौजूद थे। घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार यह इमारत काफी समय से बंद और जर्जर स्थिति में थी। हादसे की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन से उम्मीद है कि इस तरह की खतरनाक इमारतों को लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2003 में जेफरी एप्स्टीन को उनके 50वें जन्मदिन पर एक आपत्तिजनक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें एक नग्न महिला की तस्वीर भी थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बकवास करार देते हुए कहा कि ट्रंप की छवि को खराब करने के लिए मीडिया यह सब कर रहा है। उन्होंने पूछा, कहाँ है वो चिट्ठी, क्या उन्होंने इसे दिखाया भी? डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए WSJ, न्यूज कॉर्प और रूपर्ट मर्डॉक पर मुकदमा करने की धमकी दी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही इस खबर को फेक बताते हुए अखबार को चेताया था। ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी से एप्स्टीन से जुड़े ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी करने की मांग की, जिससे सच्चाई सामने आ सके। बॉन्डी ने जवाब में कहा कि वह कोर्ट में इसे अनसील करने के लिए तैयार हैं। जेफरी एप्स्टीन एक बदनाम फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप थे। 2019 में जेल में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल पहले ही 20 साल की सजा काट रही हैं। इस पूरे मामले में ट्रंप और उनके समर्थकों ने इसे डेमोक्रेट्स और मीडिया के राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, जबकि मीडिया ट्रंप की पुरानी एप्स्टीन कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अभिनेता अनुपम खेर की निर्देशन में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट की भव्य स्क्रीनिंग मुंबई के नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित की गई। इस इवेंट में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, बेटे सिकंदर खेर, महेश भट्ट, सोनी राजदान, कृष्णा अभिषेक, टिक्कू शारदा, गुलशन ग्रोवर, अनूप जलोटा समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। अनुपम खेर की भतीजी तन्वी, जो फिल्म की प्रेरणा का मुख्य स्रोत है, उन्होंने लीड एक्ट्रेस शुभांगी दत्त और अनुपम खेर के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। फिल्म तन्वी द ग्रेट की मुख्य भूमिका निभा रही हैं नई अदाकारा शुभांगी दत्त। साथ ही जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी और करण टैकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। यह फिल्म ऑटिज्म और भारतीय सेना पर आधारित है। फिल्म को कांस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और लंदन में आयोजित फिल्म समारोहों में सराहना मिल चुकी है। इसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और साउदर्न कमांड पुणे में भी स्पेशल प्रीव्यू के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग दिल्ली में भी हुई, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने फिल्म को प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी बताते हुए कहा कि देश के हर बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए
हम इसे दिल्ली सरकार की ओर से बच्चों को दिखाना चाहेंगे। उन्होंने अनुपम खेर और उनकी टीम को एक भावनात्मक और संवेदनशील विषय पर फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। तन्वी द ग्रेट सिनेमाघरों में आज यानी 18 जुलाई 2025 को रिलीज हो रही है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बचपन की भावनाओं, आत्मसम्मान और देशभक्ति का एक खूबसूरत संगम है। अनुपम खेर की यह कृति बच्चों और परिवारों के लिए अवश्य देखने योग्य है। मोहित सूरी की सैयारा एक म्यूजिकल लव स्टोरी है जो आज के युवाओं के दिल को छूने की कोशिश करती है। फिल्म में 2 युवा किरदार हैं, वानी बट्टा यानी अनित पाटा जिसका दिल पहले ही टूट चुका है और अपने जख्मों को समेट रही है, और क्रिश कपूर यानी आहान पांडे, एक महत्वाकांक्षी सिंगर जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत मीट क्यूट मोमेंट से, यानी जब दोनों की पहली मुलाकात एक खास संयोग से होती है। इस बार वो संयोग एक डायरी के जरिए होता है, कुछ यूनिक, कुछ इमोशनल। फिल्म में युवाओं के प्रेम, असुरक्षा और करियर के संघर्षों को बहुत गहराई से दिखाया गया है। जैसा कि मोहित सूरी की फिल्मों में होता है, यहाँ भी म्यूजिक एक मजबूत स्तंभ है। फिल्म के गाने पहले से पॉपुलर हो चुके हैं और श्रेया घोषाल का टाइटल ट्रैक जो अंत में आता है खास तौर पर दिल को छू जाता है। मोहित की पुरानी फिल्मों की तरह इस बार भी किस्मत एक हथियार के तरह बीच में आती है और प्रेम कहानी को एक नया मोड़ देती है। आहान पांडे में टैलेंट है लेकिन कई सीन में अनुभव की कमी महसूस होती है, उन्हें थोड़ी और पॉलिशिंग की जरूरत होती है। अनित पाटा ने अपने हिस्से को काफी परिपक्वता से निभाया है, खासकर कुछ भावनात्मक सीन में उन्होंने गहराई से एक्ट किया है। फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी हो जाती है, कुछ दृश्यों में भावनाओं की गहराई उतनी असरदार नहीं बन पाती जितनी हो सकती है। मुख्य कलाकारों की एक्टिंग में थोड़ी अनुभवहीनता साफ दिखती है जो कभी कभी कहानी के प्रभाव को थोड़ा कमजोर करती है। सैयारा उस दौर की याद दिलाती है जब मोहित सूरी की आशिकी 2, एक विलेन या आवारापन जैसी फिल्में दिल में जगह बना लेती थी। यह फिल्म भी वैसी ही भावनात्मक प्रेम कहानी है जिसमें टूटे हुए अतीत पर मरहम लगाकर आगे बढ़ने की उम्मीद है। युवा दर्शकों को यह फिल्म पसंद आ सकती है, खासकर उन्हें जो लंबे समय से बॉलीवुड की किसी ईमानदार लव स्टोरी का इंतजार कर रहे थे। यह एक थिएटर में महसूस करने लायक अनुभव है। संगीत, भावनाएं और उस गुलाबी माहौल के लिए जो प्रेम कहानियां अक्सर साथ लाती हैं। अगर आप दिल से रोमांटिक फिल्में पसंद करते हैं, इमोशन और म्यूजिक की जुगलबंदी आपको आकर्षित करती है, तो सैयारा को थिएटर में जरूर देखें।